हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक घटना चक्र की बुक में तटीय भाग है। ठीक है, तो भारत की तट रेखा के बारे में हम देखेंगे। आपको मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ, ये हमारा भारत देश है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 32,84,573 वर्ग किलोमीटर या 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, 15,200 लगभग इसका 200 वर्ग किलोमीटर जो है, वर्ग किलोमीटर इसका जो है, इसका किलोमीटर जो है 15,200 किलोमीटर इसका जो है क्या है, ये इसका स्थलीय सीमा है। और पहले जो था 7,516 था, अब 11,098 समथिंग जो है हो चुका है नए जो डेटा में है। तो नए डेटा इसमें नहीं कन्वर्ट किए गए हैं, तो मैं नया डेटा आपको बता दूंगा कभी। फिलहाल आप इतना जानते रहिए कि भारत का हम तटरेखा आज देखेंगे और तटीय राज्य को भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए, इधर आपका अरब सागर है, ठीक है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है और तीसरे नीचे वाला जो है आपका हिंद महासागर है। भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516 है। इसको चेंज कर लीजिए। एक सेकंड में आपको बता देना चाहता हूं कि करंट में तट रेखा की लंबाई कितनी है, क्योंकि ये बताना जरूरी है। तो एक सेकंड रुक जाइए। भारत की तट रेखा, एक सेकंड रुक जाइए। तो मैं इसको सर्च करके बताऊंगा, जो कि अभी ये नया अपडेट होकर के आया है। ठीक है, इसमें भी यही पुराना दिखा रहा है, तो नया डेटा मैं लिख करके देता हूं तो ज़्यादा सही रहेगा। एक सेकंड। तो 11,098 मैंने जो बताया था वही सही है। 11,098 किलोमीटर जो है भारत की तट रेखा है। ठीक है, वर्तमान में जो आंकी गई है, तो 11,098 जो है, इसको किलोमीटर में आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपको नया डेटा देना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सर्च करके बताया था। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य हैं एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो अभी भी सबसे बड़ी जो इसका राज्य है वो गुजरात है, और राज्यों के अगर मापा जाए तो, और यदि केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो दादर नगर, सॉरी, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा जो है तटरेखा वाला। देखिए यहाँ पर 1962 किलोमीटर दिया गया है, और यहाँ पर देखिए 1214.7 किलोमीटर दिया गया है। तो आप यदि राज्यों में देखेंगे तो सबसे बड़ा गुजरात है, बाकी ओवरऑल और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है, और ओवरऑल भी तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो हम आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, या तो पूछेगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तटरेखा वाला, तो गुजरात है, और पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, जिसमें जब नहीं पूछेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप मारिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, 652.6 है। गोवा फिर उसके बाद 118 किलोमीटर है। कर्नाटक जो है 280 है। केरला उसके बाद 569 है। तो इतना आप जानते रहिए, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, उस गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसके बाद यहाँ देखिए तमिलनाडु 3 नंबर पे कर दीजिए। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद फिर तमिलनाडु है सेकंड पे। तो पहला है गुजरात, दूसरे पे है तमिलनाडु और तीसरे पे है महाराष्ट्र। ठीक है, तो यही 3 आप जानते रहिए। बड़ा वाला तो आप जान ही गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें देखिए कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय जल आयोग के जो हैं वहां से इस स्रोत को लिया गया था, तो अब तो चेंज हो गया है। तो 11,098 आप जानते रहिए बस। 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव तथा दादर एवं नगर हवेली का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन दीव कर दिया गया है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट रेखा की लंबाई, मुख्य भूमि से लगे कुल तट रेखा की लंबाई 54.22.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट रेखा की लंबाई 2094 किलोमीटर। हालांकि ये सब चेंज हो गया है। फिलहाल आप ये पुराना डेटा ही देखिए, क्योंकि नया डेटा अभी इसको छापने में और बुक छपने में टाइम लगेगा। तो पुराना डेटा से ही काम चलाइए। मैंने आपको उतना इसलिए बता दिया था कि ओवरऑल आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आप दे दीजिए, बाकी आप इसी को याद करिए। तो मुख्य भूमि से लगे कुल तट रेखा की लंबाई, मुख्य भूमि से मतलब होता है ये वाला मुख्य भूमि से ये सटा हुआ क्षेत्र। तो यहाँ पर तटरेखा की लंबाई कितनी दी गई है, तो 5422.6 किलोमीटर, और मुख्य भूमि से दूर तटरेखा की कुल लंबाई जो कितनी है
तो 2094 किलोमीटर है। भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है और सर्वाधिक छोटी तटरेखा की जो है गोवा की है। ठीक है, ये हमारा भारत देश है, ये आपको पता होगा। ऊपर वाला लद्दाख है, नीचे जम्मू कश्मीर है, इधर आपका क्या है, तो इधर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ हो जाएगा पंजाब, इधर हो जाएगा आपका हरियाणा, फिर इधर उत्तराखंड, इधर यूपी, फिर इधर आपका इतना बड़ा क्षेत्र जो है आपका राजस्थान है, फिर इधर आपका एमपी है, इधर आपका ये आपका बिहार है, ये नीचे आपका झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, और इधर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ऊपर सिक्किम हो जाएगा, इधर आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, और ये आपका नागालैंड है, नीचे मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ठीक है, सारे राज्यों को जानते रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला रीजन उड़ीसा है, फिर नीचे आपका ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका तेलंगाना है, ये आपका यहाँ पे कर्नाटक, ये महाराष्ट्र। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, नीचे केरल है किनारे वाले में। ठीक है, ये श्रीलंका है। तो इसको आप जानते रहिए। और ये आपका ये छोटा वाला लक्षद्वीप है, और ये आपका जो है बड़ा वाला जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंथा स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम तट रेखा कहते हैं। मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका जो ये दिख रहा है ये तट रेखा है। जैसे अब आपके थोड़ा मैं भारत इसको अपने हाथ उससे बनाता हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका छोटा सा देख लीजिए, ये आपका भारत देश है। ठीक है, ठीक है। अब ये आपका जो तट है ये कटा फटा है, तो एक सीधी आधार रेखा इन्होंने खींच लिया है अंदर से। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला क्या है, ये तट रेखा है। ठीक, इसी प्रकार ये भी तट रेखा है, इसको अज्यूम कर लिया गया है, मान लिया गया। ठीक है, तो इससे ये होता है कि आपका तट जो है एकदम सीधा सीधा हो जाता है, इसको हम तट रेखा कह लेते हैं, आधार रेखा कह लेते हैं। बाकी इसके अंदर वाला जो पानी अब इसके अंदर जो जा रहा है उसको लैगून झील कहेंगे, बाकी इसके इधर बाहर वाला सागर कहा जाता है। ठीक है, तो वही कहे अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश का प्रादेशिक जल क्षेत्र का क्षेत्रीय भाग कहा जाता है। तो प्रादेशिक तीन प्रकार की जो है सीमा होती है। प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र होता है, और उसके बाद सामुद्रिक क्षेत्र होता है। तीन क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय सागर या टेरिटोरियल सी की दूरी आधार रेखा या सागर से 12 समुद्री मील नॉटिकल मील या समुद्री मील तक होती है। मतलब आधार रेखा से, ये आधार रेखा है और यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर आपका क्या है, तो प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र का उपयोग भारत के संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अब इसको किसने तय किया था, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशनल लॉ ऑफ सी इनक्लॉस 1972 या 82 में, शायद 72 में था, इसका जो है निर्माण हुआ था। वहीं से सारे देशों की तट रेखा और सीमाएं तय की गई थी। ठीक है, समीपस्थ मंडल जिसे हम कॉन्टिजीनियस जोन कहते हैं, समीपस्थ स्थल, ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक होता है। ठीक है, अब ये आधार रेखा है और यहाँ से 24 नॉटिकल मील तक क्या होगा, आपका समीपस्थ क्षेत्र होगा, या 24 जो है समुद्री मील तक इसका समीपस्थ क्षेत्र होता है। ठीक है, और ये आधार जो आपका प्रादेशिक क्षेत्र से 12 किलोमीटर, तो आधा जो है प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र से 12 किलोमीटर और आधार रेखा से इसकी दूरी 24 किलोमीटर तक की होती है कंटिजिनस जोन का। उसके बाद इस क्षेत्र में क्या करते हैं, इसे न्यूट्रिशियल मील्स तक होता है, मतलब नॉटिकल मील्स होता है इसमें। और इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। मतलब यहाँ सीमा शुल्क अगर कोई जहाज घुस जाती है तो उससे पैसा वगैरह ये लोग वसूलते हैं। और किसी भी देश की अनन्य आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होती है। तो मतलब ये आधार रेखा है। ठीक है, ये तट है, आपको देखिए यहाँ पर बता दिया गया है। ये आपका ये समुद्री तट है और ये है आपका आधार रेखा। ठीक है, ये आधार रेखा बनाया गया है। तो यहाँ से आपका 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान में छूट प्राप्त होती है। और इसके बाद जो होता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र होता है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल या इनर वाटर कहते हैं। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा
कि मध्य सागरी जल को हम क्या कहते हैं, तो आंतरिक जल कहते हैं, और इसे हम अनन्य आर्थिक मंडल या स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो यही है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 12, 24 और 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्रों को। ठीक है, चलिए प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से किस तटरेखा से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ठीक है, तो यहां होगा आपका चेन्नई। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत की प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तो तट से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर 7,516, लेकिन 11,098, तो यही है 7,500 आप किलोमीटर मानिए, चूंकि ये 2003 वगैरह के समय में पूछा गया था, तो बढ़ गया है, तो नए बुक छपी नहीं है इसलिए नहीं। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यहाँ पर जो दिया गया है यही माना जाएगा। फिलहाल 7,516 है। ठीक है, ये तटों सहित है, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों सहित है। बाकी आपका अब तो करंट में 11,098 किलोमीटर हो गया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस तटरेखा की सबसे लंबी है? तो यहां पर गुजरात जो है सही माना जाएगा। सबसे लंबा गुजरात है, दूसरे पे आपका आंध्र प्रदेश है, और इसके बाद जो है आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तमिलनाडु भी तो ऊपर बताया था, ये देखिए यहाँ पे तमिलनाडु 906, आंध्र प्रदेश 973। ठीक है, तो पहले पे क्या है? तो पहले पे आपका गुजरात है, दूसरे पे आपका आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 3 को याद किए रहिएगा। ठीक, छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो यहाँ पर देखिए गुजरात सही है। अगर गुजरात न होता तो आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होता तो फिर तमिलनाडु हो जाता। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा रखता है? अब यहाँ पर देखिए गुजरात है, तो गुजरात यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो 9। सॉरी। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम का सूचक है, तो रत्नाकर किसका नाम है? हिंद महासागर को रत्नाकर कहा गया है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है कहां से? लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, या सुनामी लहरों से? तो लहरों से होता है तटीय अपरदन। ठीक है, पूर्वी एवं पश्चिमी तट देखते हैं। आपको पता होगा ये वाला जो है आपका पश्चिमी तट है। ठीक है, और ये आपका पूर्वी तट है। ठीक है, अब नोट्स में देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। भू आकृतिक आधार पर भारत की तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो भू आकृति आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? गुजरात एवं कठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो गुजरात और कठियावाड़ का अलग एक तटीय मैदान है, इसको फिर पश्चिमी और पूर्वी 3 तटीय मैदानों में बांटा गया है। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादर नगर हवेली, दमन दीव और दीव के तटीय भागों तक विस्तृत है। यह साबरमती, माही नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित हुआ है। इसके दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में कठियावाड़ है। तो दक्षिण में आपका अरब सागर है और पश्चिम में कठियावाड़ है। ठीक है, ये वाला रीजन है। ठीक है, ये वाला रीजन क्या होगा? दक्षिण में अरब सागर होगा और पश्चिम में आपका इधर वाला जो है कठियावाड़ है, क्योंकि उत्तर आपका ऊपर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित संकीर्ण मैदान है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी भाग को हम कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक जो है कोंकण तट है। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा वाला रीजन इसको हम बोला जाता है। मध्य भाग को कर्नाटक तट बोलते हैं। ठीक है, और कनारा तट या कर्नाटक तट, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, तो कनारा तट गोवा से मंगलुरु तक है, ये कर्नाटक तट गोवा से मंगलुरु तक, गोवा से कर्नाटक तक है। ठीक है, और कोंकण तट कहाँ से? महाराष्ट्र और गोवा है।
तो महाराष्ट्र से गोवा तक आपका जो है क्या है, ये कौन सा तट है, कोंकण तट है। और गोवा से आपका कर्नाटक तक कौन सा है, तो कनारा तट है। और फिर कर्नाटक से केरल तक का कौन सा रीजन है आपका, तो मालाबार तट है। ठीक है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है और पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है ये। इसमें महानदी और कृष्णा के नदियों के बीच में उत्तरी सरकार तट है। तो महानदी और कृष्णा नदी के बीच में उत्तरी सरकार तट है। जो कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय एवं दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश और फाल्स डीबी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास स्थित है। ठीक है। से तमिलनाडु के केप कोमोरिन तक है। मतलब कोरोमंडल तट यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, और ये यहाँ तक है। इसके बाद यहाँ उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट है। कोरोमंडल तट के बाद यहाँ से आता उड़ीसा का तट है। ठीक है। कोरोमंडल कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। कृष्णा और कावेरी की नदियों के बीच में कौन सा है, कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में कोरोमंडल तट है। ठीक है। तो कृष्णा और कावेरी के बीच में महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। महानदी जो उड़ीसा में बहती है उसमें उत्कल मैदान कहते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों में मुंबई महाराष्ट्र, कांडला गुजरात, मोरमुगांव आपका गोवा, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, कोचीन केरल एवं न्यू मंगलौर कर्नाटक आदि में है। ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया और पारादीप उड़ीसा में, एन्नौर आपका तमिलनाडु में और तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में। एन्नौर और तूतीकोरिन दोनों तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर एक बाद द्वीप समूह और चैनल स्टार्ट होगा। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों का पर विचार कीजिए। जंजीरा, नागरकोइल, कन्नूर और सिंधुदुर्ग। ठीक है। तो जंजीरा आपका ये महाराष्ट्र में है, एमएच में। कन्नूर आपका कर्नाटक लग रहा है, केटी। कन्नूर आपका केरल है। ठीक है। नागरकोइल आपका तमिलनाडु में है। और सिंधुदुर्ग आपका जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो जंजीरा और सिंधुदुर्ग आपका महाराष्ट्र में है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में बताया गया है। ठीक है। इसका डी राइट आंसर होगा। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर और उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजाड़ तटाग्रह सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु पर, केरल में, कर्नाटक में या गोवा में। तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु तट पर स्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के कारण विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई हुई थी। और डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में थे और डेनिश कहा जाता था इनको। 1845 में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। ठीक है। तो ये है आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट है, ये आपका जो है गुजरात के कठियावाड़ वाला तट है। ये मैदान है, तटीय मैदान है सब। यहाँ से यहाँ तक आपका कोरोमंडल तट है, यहाँ से यहाँ तक उत्तरी सरकार तट है, उड़ीसा का तट है। ठीक है। यही सब उन्होंने बताया है। भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग धोती करते हैं समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, लवण गहनता सममान रेखा, वे क्षेत्र जिन तक प्रभुसत्ता का विस्तार है, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। ये सही है। आइए 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं क्या इसमें। प्रस्तुत मानचित्र में ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला तटीय क्षेत्र समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट रेखा से सागरी नीतल और उनकी गहराई को प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर सागरी क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीप की किनारे के सागर की ओर गहराई क्रमशः है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा
सागरी मैदान और सागरी गर्त। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए आपका ये यहाँ पे देखिए मग्न तट है। ठीक है, थोड़ा हल्का जो है हल्का से मग्न ढाल है, फिर यहाँ पे मैदान है पूरा, फिर यहाँ पे गर्त हो जाता है। ठीक है, तो हल्का सा सब चीजें हैं इसमें, जान लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पश्चिमी तट पे तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में है, तो पश्चिमी तट पे तो नहीं रहेगा। उडुप्पी आपका केरल में है, ये हो सकता है। जंजीरा आपका ये भी हो सकता है। और ओरिविले से ओरिविले आ रहा है, तो 3 तो नहीं हो सकता है। जो 4 जिसमें नहीं उसको हटा दीजिए। 4 तो इसमें भी नहीं होगा, 4 इसमें भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, चूंकि जो है ओरिविले जो है यहाँ पर नहीं बनाया गया है, तो 1 और 2 इज द राइट आंसर होगा। 1 और 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ओरिविले या ओरिविले से आप याद करिए, उड़ीसा में ही होगा, देख लेते हैं। ओरिविले तमिलनाडु के पुडुचेरी में है, तो ओरिविले से मतलब तो उड़ीसा में आ जाएगा, तो इसको भी मत जोड़िएगा आप। 1 और 2 इज द राइट आंसर। मैं जंजीरा जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, उडुपी कर्नाटक में है। जो मैंने केरल में बताया था, उडुपी जो है कहाँ पे है, कर्नाटक पे है। ठीक, ओरिविले कहाँ पे है, तो ओरिविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है। ठीक है, इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में है। ठीक है, आपको पता होगा कि पुडुचेरी के 4 जिले जो हैं, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अवस्थित हैं। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में ही स्थित है, तो तूतीकोरिन भी नहीं होगा। तूतीकोरिन नहीं होगा तो 2 तो ऑलरेडी कट जाएगा। अब 3 वाला यही बच रहा था, तो ओरिविले आप याद कर लेंगे तो भी। उडुपी जो है ये कर्नाटक में है, उडुपी जिला कर्नाटक में, इसको आप याद कर लीजिए। उडुपी केरल में नहीं है। देखिए इसमें दिया गया है कि सुमेल किए थे, सुमेल सूचियों के नीचे दिए गए कथन का सही उत्तर दीजिए। देखिए दीघा, गोपालपुर, कलाघूंट और मरीना तमिलनाडु राज्य है, पश्चिमी उड़ीसा। और देखिए गोपालपुर तो तमिलनाडु में तो नहीं हो सकता है भाई, गोपालपुर तो हिंदी शब्द है। तो हिंदी शब्द यह कहाँ पे हो सकता है, ये महाराष्ट्रियन शब्द है। और पश्चिम बंगाल में भी नहीं होगा, उड़ीसा में हो सकता है, लेकिन उड़ीसी भाषा में हल्का फुल्का हिंदी से मिलेगा। देखिए गोपालपुर कहाँ पे है, उड़ीसा में। देखिए कहीं ना कहीं जो है ये आपका समझ में आ गया। जब गोपालपुर आपका उड़ीसा में है, ठीक है, तो बी का 3 किसमें है। अब बी का 3 एक इसमें है, तो ऊपर वाला तो ऑलरेडी कट जाएगा। ठीक है, और 1 सेकंड रुक जाइए, बी का 3 एक इसमें है, तो ये भी कट जाएगा। अब 2 बचे बी का 3 में। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर देखिए कलागुंट, तो गुंट उंट तमिलनाडु में होता है। देखिए गुंट कहाँ पे है, कलागुंट गोवा में है, यहीं से आप गलती करते। ठीक है, गलती क्या करते, मिलाते फिर। अब देखिए सी का 1 किसमें है, तो सी का 1 जो सही है इसमें, देखिए सी का 1 में इसमें है तो नहीं है, सी का 1 इसमें भी नहीं है, तो गलती होने का चांस ही नहीं था आपका। आगे बढ़ते फिर मारिनो और दीघा, तो दीघा आपका मारिनो गोपालपुर हो गया, कलागुंड, दीघा, मारिनो देखिए तमिलनाडु में है, मारिनो तमिलनाडु में, ये वेस्ट बंगाल में मारिनो हो सकता है। पहले हम तमिलनाडु के साथ जाएंगे, मारिनो तमिलनाडु, देखिए मारीना तमिलनाडु में आ गया। ठीक है, तो मारीना जब तमिलनाडु में थे तो डी का 1 हो जाता, तो इसमें देखिए डी का 1 ऑलरेडी उत्तर ये सही माना जाता। ठीक, अब इसमें डी का 1 यहाँ पे होगा तब भी दिक्कत हो जाएगी, इसमें भी डी का 1 है। ठीक है, तो अभी आपका सही उत्तर नहीं होता। अब तो आपका मामला फंस गया। फिर आप क्या करते, तो जब इसके साथ जाते 2 तो सही हो जाता, जब मिलान हो जाता दोनों में, फिर आप उसके बाद क्या करते, तो मारिनो छोड़ देते, गोपालपुर। अब कलागुंट और दीघा में, तो कलागुंट आपने ऑलरेडी देखा है कि ये तमिलनाडु में है, कलागुंट आपका वेस्ट बंगाल में है, तो जो दीघा होता है वो तमिलनाडु में होता है। दीघा आपका ए का 1 हो जाता है, तो ए का 1 देखिए किसमें है,
एक आपका के कलागुंट किसमें है, कलागुंट गोवा में है। अब इसमें गोवा, कलागुंट वाला गोवा में हो जाता है यहाँ पे, तो कलागुंट गोवा और दीघा में आप चेंज करते वहीं पे आ जाता तो आ जाता, नहीं तो आगे बढ़ते। यूपीएस में 2008 का क्वेश्चन है ये, तो मैंने कोशिश किया काफ़ी अपने दिमाग का, ठीक है, आप भी करिएगा कभी कभार तो आपको क्लियर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की तट का नाम है, तमिलनाडु के तट का नाम है कोरोमंडल तट, तो सही है। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तो कोरोमंडल तट आपका जो है तमिलनाडु का है। उत्तरी सरकार तट ये उड़ीसा का है, माराबाल केरल का है, कोरोमंडल जो है ये तमिलनाडु का है। कोकर तट आपका हो जाएगा गुजरात वाला, ठीक है, ये भी यही सही है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है, तो कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु जहां पे लास्ट में कोरोमंडल मारिए। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो कन्याकुमारी। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग के जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है, तो आपका कुंकण तट होगा। बस खत्म हो गया, ठीक है। तो कल हमारा टॉपिक होगा द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।